और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के बारे में। स्प्रिंग का मतलब है यहाँ पर चाइल्डहुड, यानी कि लॉस्ट चाइल्डहुड। जो बचपन है ना वो खो गया है। किसका बचपन खो गया है? दो बच्चों का बचपन खो गया है। पहला है साहेब जो कि सीमापुरी में रहता है और कूड़े कलेक्ट करने का काम करता है। जो कूड़ा कचरा होता है ना उसको इकट्ठा करता है और उसमें उसको कभी कभी कुछ पैसे मिल जाते हैं, और वो पैसे ना यार उसके लिए सोने या चांदी से कम नहीं है। और दूसरा है फिरोजाबाद का मुकेश जिसका परिवार चूड़ी बनाता है और वो बच्चा ना कार ड्राइव करना चाहता है। फिरोजाबाद में लगभग हर घर में चूड़ी ही बनाई जाती है। वो लोग चूड़ी की फैक्ट्री में जाते हैं और चूड़ियां बनाते हैं। वहाँ पर हर लोग यही काम करते हैं। लेकिन ये जो मुकेश है ना ये कुछ अलग करना चाहता है, ये गाड़ी चलाना चाहता है। तो आज इस चैप्टर में एक एक करके हम इन दोनों बच्चों की कहानी पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे इनका बचपन इनसे छीन लिया गया या फिर इनका बचपन कहीं खो गया है। और सिर्फ इनका ही नहीं, इनके जैसे लाखों बच्चों का बचपन ना यार कहीं खो गया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग साहेब के बारे में पढ़ते हैं और इसका टाइटल दिया गया है सम टाइम आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज। साहेब जो है वो ओरिजिनली बांग्लादेश के ढाका से बिलोंग करता है, लेकिन 1971 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसे उसका घर, उसका परिवार उसको छोड़ के आना पड़ा और फिर यहाँ सीमापुरी में आकर उन्हें बसना पड़ा। कभी कभी जब वो अपनी माँ से पूछता है ना कि हमने अपना घर क्यों छोड़ दिया, तो उसकी माँ कहती है कि बहुत सारे तूफान आए जो हमारा घर और खेत उड़ा कर लेके चले गए, और यही कारण है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं और ये काम कर रहे हैं। इन हरियालियों के बीच और अपने दोस्तों के साथ साहेब को अपने घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती थी। हमारी ऑथर अक्सर देखती थी कि उनका पूरा का पूरा एक झुंड आता था और कूड़े में से कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। वो उनकी इस लाचारी को, इस गरीबी को देखकर बहुत बुरा फील करती है और जाकर एक दिन एक लड़के से पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, स्कूल जाओ, ऐसा ऑथर उसको कहती है। फिर वो तुरंत सोचती है कि मैंने ये क्या कह दिया, इन बच्चों के पास इतना पैसा कहाँ से होगा जो ये स्कूल जाएंगे। तो वो बच्चा ऑथर को जवाब देता है, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तब चला जाऊंगा। अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे? हाँ आ जाऊंगा। एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ वो ऐसा बोलता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो बच्चा स्कूल जाना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए, उन जैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने कभी स्कूल बनवाया ही नहीं। कुछ दिन बाद वो लड़का भागते हुए हमारी ऑथर के पास आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल बन गया? और उस समय हमारी ऑथर को बहुत बुरा फील होता है। उनको ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने इस बच्चे से झूठ बोला, एक झूठी उम्मीद दे दी है, इनको एक झूठा वादा कर दिया है कि हाँ मैं स्कूल तैयार करूंगी, जो कि वो कभी भी करने वाली नहीं थी। और वो ये भी सोचती है कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों ने इसे झूठे वादे किए होंगे और इस अंधेरी दुनिया में ये बच्चे एक झूठे आस की उम्मीद लेकर घूम रहे हैं। ना तो ऑथर स्कूल बनवाने वाली थी और ना ही गवर्नमेंट स्कूल बनवाने वाली थी। उस बच्चे को जानने के कुछ महीने बाद ऑथर उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो बच्चा घोषणा करता है साहेब आलम, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का राजा। लेकिन उस बच्चे को उसके नाम का मतलब नहीं पता था और हमारी ऑथर ये सोचकर मुस्कुराती है कि अगर इस बच्चे को इसका नाम का पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मांड का राजा है तो ये विश्वास ही नहीं करेगा। नाम से तो ये एक राजा है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही गरीब है। और साहेब बिना अपने नाम का अर्थ जाने हुए अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। यह नंगे पैर वाले लड़कों की एक ऐसी सेना है जो सुबह एक पक्षी की तरह आती है और दोपहर होते होते गायब हो जाती है। कई महीनों के बाद ऑथर जो है उनमें से हर एक को पहचानने लगती है, क्योंकि वो अक्सर उनसे मिलती है, उनसे बातें करती है, तो अब उनको हर एक का नाम और सब चीज पता हो गया है। तो उनमें से वो एक से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? तो बच्चा जवाब देता है, मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं उतारा तो मैं कैसे पहनूं? वो सीधा सा जवाब देता है, अगर वो उतार भी देती तो वो उनको फेंक देता। पीछे से एक दूसरा बच्चा बोलता है जिसने दो अलग अलग प्रकार के जूते पहन रखे थे, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि उसे कूड़े के ढेर में कहीं वो जूते मिल गए हैं और उसने वो पहन लिए। और जब मैं उस बच्चे की तरफ देखती हूँ तो वो अपने जूते पीछे कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर वहीं खड़ा एक दूसरा बच्चा बोलता है, मुझे जूते चाहिए। एक ऐसा लड़का कहता है जिसे जीवन में कभी भी जूते नहीं मिले। और फिर ऑथर बताती है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने जाते हुए उन्होंने काफी सारे नगरों, ग्रामीण मार्गों के बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। और जब भी वो उन बच्चों से पूछती है कि तुम नंगे पैर क्यों चलते हो, तो उनको एक जवाब मिलता है कि ये उनका ट्रेडिशन है। लेकिन ये कोई परंपरा नहीं बल्कि गरीबी है जिसे वो छिपाना चाहते हैं। अब वो गरीब माँ बाप करे तो करे क्या, उनके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चे से कहते हैं कि ये उनकी परंपरा है। लेकिन यार हमें और तुम्हें पता है कि ये कोई परंपरा नहीं बल्कि गरीबी है जो वो अपने बच्चों को नहीं बता सकते हैं। वो जाकर अपने बच्चों से ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि बेटा हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए चप्पल ले सके। इससे यार मुझे मेरा बचपना याद आ गया कि जब भी मुझे कुछ लेना होता था ना, कोई महंगी सामान लेनी होती थी, तो मेरे बाप भी ऐसे ही टाल देते थे कि क्या करोगे, इसका टूट जाएगी 2-3 दिन में, फालतू चीज है, मत लो ये सब। जब हमारे माँ बाप किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ ना कुछ बहाने मारते हैं। ये उनकी मजबूरी है यार। तो तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ भी चीज नहीं दिलाते हैं। क्या करे, उनके पास है ही नहीं तो दिलाएंगे कहाँ से वो।
और ये चीज वो तुमको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो चीजों को समझो। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इस चीज से हमारी ऑथर को भी एक कहानी याद आ जाती है जो उडुपी में एक व्यक्ति ने उनसे कही थी। ये कहानी एक छोटे लड़के की है जो स्कूल जाते समय मंदिर के पास से गुजरता था, जहाँ उसका पिता जो है वो पुजारी का काम करता था। वो मंदिर में पूजा कराते थे। वो बच्चा कुछ देर के लिए मंदिर के पास रुककर जूते के एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जूता दिला दे। और आज 30 साल बाद जब हमारी ऑथर वापस से उडुपी जाती है तो वो ये देखती है कि पीछे आंगन में एक नया पुजारी रहता है। जो पहले पुजारी रहा करता था वो पुजारी बदल गया है, एक नया पुजारी आ गया है। और उस आंगन में लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई है। और वहाँ भूरे कलर के यूनिफॉर्म के साथ जुराब और जूते पहने एक छोटा सा लड़का हाँफते हुए आया। उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर पटक दिया और ये देखते ही उनको उस लड़के की याद आ गई जो देवी माँ से प्रार्थना करता था कि हे देवी माँ मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। देवी माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे एक जोड़ी जूते मिल गए जिसे वो कभी भी खोना नहीं चाहता है। और अब वहाँ हर एक पुजारी के लड़के जूते पहनते हैं। लेकिन हमारी ऑथर के पड़ोस में रहने वाले वो कूड़े बिनने वाले लड़के जिनके पास अभी जूते नहीं हैं, उनके जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके पास चप्पल और जूते नहीं हैं। कूड़ा बिनने वाले उन बच्चों से हमारी ऑथर की इतनी पहचान हो गई कि वो उनके घर सीमापुरी चली गई। सीमापुरी दिल्ली के किनारे पे बसा हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में दिल्ली से कोसों दूर है। यहाँ रहने वाले अनधिकृत निवासी हैं जो 1971 में बांग्लादेश छोड़कर यहाँ चले आए थे। साहेब का परिवार उनमें से एक था। 1971 में सीमापुरी एक वीरान स्थान था, अभी भी है लेकिन अब खाली नहीं है। यहाँ 10,000 कूड़ा बिनने वाले बिना सीवेज, बिना नाले और बिना पानी के कनेक्शन के एक मिट्टी के ढांचे में टीन और टायर से बने हुए घरों में रहते हैं। इन लोगों के लिए ये टीन और टायर से बना हुआ छत ही इनके लिए घर है। ये लोग बिना पहचान के यहाँ रहते हैं। ये लोग पिछले 30 से अधिक सालों से यहीं पर ऐसे ही रह रहे हैं। इनके पास न तो परमिट है और न ही कुछ, लेकिन इनके पास राशन कार्ड है जिनसे इन्हें अनाज मिल जाता है और नेताओं को वोट मिल जाता है। जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की जरूरत होती है। ऑथर वहीं खड़ी एक औरत से पूछती है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया, जहाँ कम से कम उन्हें पहचान तो मिलती थी। वहाँ उन लोगों का पहचान था, उनका घर था, तो वो लोग वहाँ से यहाँ क्यों चली आई, ऐसा ऑथर पूछती है उस औरत से जिसने फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। तो वो औरत बोलती है, ए मेम साहेब, जिंदा रहे के लिए ना पहचान ना चाहिए, भोजन होए के चाहिए, समझ लू। यानी कि वो ये कहती है कि जिंदा रहने के लिए पहचान से ज्यादा जरूरी भोजन होता है। अगर दिन ढलने से पहले वो अपने परिवार को खाना दे सकते हैं और बिना पेट दर्द किए हुए सो सकते हैं तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो उन खेतों का क्या करती जिसमें कुछ अनाज ही नहीं उगते हैं। इसीलिए वो लोग अपना खेत वगैरह छोड़कर, सब चीज छोड़कर यहाँ सीमापुरी में आकर बस गए। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वो अपना टेंट वहीं गाड़ लेते हैं और वही उनका टेम्पररी घर बन जाता है। उनके बच्चे उसी घर में बड़े होते हैं और अपने जीवन की हिस्सेदारी में भाग लेते हैं। और सीमापुरी के जीवन का मतलब है कूड़ा बिनना। वर्षों बीतने के साथ इसने एक सुंदर कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना है, उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर के ऊपर की छत है, फिर चाहे उसमें से पानी ही क्यों न टपकता हो, लेकिन ये चीज भी उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक बालक के लिए ये बहुत अधिक है। कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, 10 का नोट भी, ऐसा साहेब कहता है हमारी ऑथर से। साहेब की आंखों में एक चमक थी जब वो ये बोल रहा था ना कि कभी कभी उसे 1 रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी 10 का नोट भी मिल जाता है, तो वो एकदम खुश था। अगर तुम्हें भी उस कूड़े में सोना या चांदी मिले तो क्या तुम और ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, क्योंकि और पाने की एक आस लगी रहती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब वो नहीं जो उनके माता पिताओं के लिए है। बच्चों के लिए ये एक सरप्राइज की तरह है जिसमें उन्हें कुछ रुपए मिल जाते हैं, और बड़ों के लिए इसका अर्थ है जीवन, क्योंकि कूड़े से ही उनका परिवार चलता है, उनका घर चलता है। सर्दियों की एक सुबह पड़ोस के क्लब के बाहर वाले गेट पर मैं साहेब को खड़ा पाती हूँ जब वो सफेद कपड़े पहने हुए 2 युवक को टेनिस खेलते हुए देखता है। मुझे ये खेल पसंद है। बाढ़े के पीछे खड़ा संतुष्टि से उस खेल को देखते हुए कहता है, जब कोई आसपास में नहीं होता है तब मैं अंदर चला जाता हूँ, चौकीदार मुझे झूला झूलने देता है। वो इस बात को स्वीकार करता है। साहेब ने भी टेनिस के शूज पहन रखे थे जो उसके रंग उड़े निक्कर और कमीज के साथ बिल्कुल अजीब लग रहा था। ये किसी ने मुझे दिए थे। वो जूते के बारे में बोल रहा है कि जूते उसे किसी ने दिए हैं, इसीलिए ये नए हैं। ये बात साफ स्पष्ट था कि किसी अमीर घर के लड़के ने उस जूते को फेंक दिया था क्योंकि उसमें छेद हो गया था, और वो जूते अब साहेब को मिल गए हैं और वो उसके लिए नए जैसे हैं। नंगे पैर घूमने वाले लड़के के लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने से कम नहीं होते। इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। पर जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। कई दिन बीत जाते हैं, ऑथर को साहेब नहीं दिखता है, लेकिन आज सुबह साहेब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का जार था और वो ऑथर से कहता है, मैं अब सड़क के उस तरफ चाय की एक रेहड़ी पर काम करता हूँ, मुझे 800 रुपए और पूरा भोजन मिलता है। वो दूर उस दुकान की तरफ इशारा करते हुए ऐसा ऑथर से कहता है।
ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है, क्योंकि साहेब के चेहरे पे एक उदासी थी। उसके चेहरे से वो बेफिक्री का भाव गायब हो गया था। स्टील का जार उस प्लास्टिक की बोरी से ज्यादा भारी लगता था, जिसे वो अपने कंधे पे उठाए अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। वो बोरा उसका था, लेकिन ये जार उस चाय वाले दुकान का है। अब साहेब खुद का मालिक नहीं रहा, अब वो किसी के यहाँ काम करता है। पहले वो इंडिपेंडेंट था, जब चाहे तब जाकर वो कूड़ा चुन सकता था, उसकी मर्जी होती तो वो जाता चाहे नहीं भी जाता। लेकिन अब उसे हर रोज चाय वाले की दुकान पर जाना है और जैसा चाय वाला कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। ऑथर हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताना चाह रही है कि किस तरह साहेब का बचपना उससे खो गया और उसके हाथ में अब चाय की जार है, एक जिम्मेदारी है जिसे उसे करना ही पड़ेगा। पहले कहीं न कहीं वो अपने नाम की तरह एक राजा ही था। उसे जब मन करता था तब वो जाता था, जो मन करता था वो करता था। लेकिन अब वो यार राजा नहीं रह गया, वो एक नौकर बन गया है, एक चाइल्ड लेबर बन गया है। ये थी यार साहेब की कहानी, जो दिल्ली के किनारे बसे सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली में तो आता है, लेकिन दिल्ली की डेवलपमेंट से कोसों दूर है। तो चलो अब हम लोग फिरोजाबाद में रहने वाले मुकेश की कहानी देखते हैं, जिसके टाइटल का नाम है आई वांट टू ड्राइव कार। जहां फिरोजाबाद की गलियों में हर एक इंसान चूड़ी बनाने का काम करता है, वहीं मुकेश ने अपना मालिक बनने का खुद ठान लिया था। वो गाड़ी चलाना चाहता था। वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। तो वो ऑथर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि वो कार चलाना सीख लेगा। अपनी चोरी के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद शहर की धूल भरी गलियों में उसका सपना एक मृत्यु मार्ग के भांति चमकता है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के धंधे में लगा है। यहाँ फूंक मारकर शीशे की चीजें बनाने वाली इंडस्ट्री का केंद्र है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर परिवार की कई पीढ़ियां भट्टी में काम करती है, शीशा जोड़ती है और दूसरे औरतों के लिए चूड़ियां बनाने का काम करती है। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। उनमें से कोई नहीं जानता है कि हवा और प्रकाश से वंचित अंधेरी कोठरियों में उच्च तापमान वाली शीशे की भट्टी पर काम करना इल्लीगल है। उन बच्चों के लिए ये एक गैर कानूनी काम है। ऑथर यहाँ भी हमें चाइल्ड लेबर के बारे में बता रही है कि जो बच्चों से काम कराना ना, ये एक गैर कानूनी काम है। बच्चे ही नहीं यार, यहाँ पे बड़े भी काम करके अपनी आंखें खो देते हैं। अगर तुम्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाए और काम करने के लिए बोला जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ के लोगों के लिए भी ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक काल कोठरी में हाई टेम्परेचर पे काम करते रहते हैं, जिनसे इनकी आंखें खराब हो जाती है। न तो वो बाहर का उजाला देख पाते हैं और न ही कुछ और। ऑथर आगे बताती है कि अगर वहाँ पर कानून लागू कर दिया जाए तो उसके जैसे 20,000 बच्चों को भट्टी में से बाहर निकाल दिया जा सकता है, जहाँ वो अपना दिन का पूरा समय बिताते हैं और अपनी आंखें खो देते हैं। मुकेश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था ऑथर को अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि उसका घर न वापस से बन रहा था। वो पूरे गर्व के साथ कहता है कि मेरा घर न वापस से नया बन रहा है। कूड़े के बदबूदार गलियों को हमने पार किया, गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियां जिन्हें ये लोग घर कहते हैं, जिसके दरवाजे बहुत ही कमजोर हैं, खिड़कियां हैं ही नहीं और इंसान और जानवर दोनों एक साथ यहाँ रहते हैं। ऐसे ही एक दरवाजे पर वह रुकता है। कौन रुकता है? मुकेश। लोहे के एक कमजोर दरवाजे पर वह जोर से ठोकर मारता है और धक्के मार कर उसे खोल देता है। हम एक आधी बनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, सूखे घास के छप्पर से ढके, जिसके एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है, जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक की पत्तियां उबाली जा रही है और कटी हुई सब्जियां बड़ी अल्मुनियम की थाली में जमीन पर रखी हुई है। एक कमजोर युवती पूरे परिवार के शाम का खाना बना रही थी। धुएं भरी आंखों से वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, यानी कि मुकेश की भौजाई थी, मुकेश की भाभी। उम्र में कोई खास बड़ी नहीं, पर घर के बहू के रूप में आदर पाना उसने प्रारंभ कर दिया। जैसे यार हमारे यहाँ है ना कि जब कोई नया इंसान आता है या फिर कोई अननोन पर्सन आता है तो जो घर की बहुएं होती है वो घूंघट कर लेती है। तो वही चीज मुकेश की भाभी ने भी किया। जैसे ही ऑथर को देखा तो वो घूंघट कर लेती है। 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल ही चुका है, उसका पति, मुकेश और इनके पिता। जब भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आता है वो धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे से अधिक निकट ले आती है। उनके यहाँ रिवाज है कि बहू को घर के बड़े पुरुषों के सामने मुंह ढकना चाहिए। ये रिवाज तो यार हमारे यहाँ भी है। इस मामले में बुजुर्ग एक गरीब चूड़ी बनाने वाला इंसान है। पहले दर्जी निर्माता के रूप में वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो न तो अपने घर की मरम्मत करा सका और न ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज सका। वो केवल इतना ही कर सका कि जो वो जानता है वो अपने बच्चों को सिखा पाए, जो कि है चूड़ी बनाने का काम। ऑथर यहाँ मुकेश के पिता के बारे में बात कर रही है। जो उसके पिता थे ना, वो पहले एक टेलर थे और टेलर के रूप में वो ना तो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके और ना ही उनकी घर की मरम्मत करा सके। बाद में वो चूड़ी बनाने लगे और अपने दोनों बच्चों को भी यही सिखाया कि तुम लोग भी चूड़ी बनाओ। जब हमारी ऑथर मुकेश और मुकेश की भाभी को बड़े गौर से देख रही थी तो पास खड़ी मुकेश की दादी कहती है, बेटा यही उसका कर्म है, उसका भाग्य है, भगवान के लिखा कोई मिटा सकता है क्या?
मुकेश की दादी जिन्होंने स्वयं अपने पति को शीशे की चूड़ियों पे पॉलिश करने वाले धूल से अंधे होते देखा है, वो ऐसा कहती है। वो जानती है कि उनका पोता भी आगे चलकर अंधा हो जाएगा, उनका बेटा भी अंधा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती। वो इस चीज को अपना भाग्य मानती है, अपना दुर्भाग्य मानती है। मनिहारों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। मनिहारों यार चूड़ी वाले को कहते हैं, जैसे कि जो मिट्टी का काम करते हैं उसे कुम्हार कहते हैं, जो बाल काटता है उसे नाई कहते हैं, वैसे ही चूड़ी बनाने वाले को मनिहारों कहते हैं। घर में, आंगन में और हर दूसरे घर में फिरोजाबाद की हर गलियों में चूड़ियों के गुच्छे धूप से सुनहरी, धान सी हरी, गहरी नीली, गुलाबी, बैंगनी, हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होती है, खाली पड़े आंगनों में ढेर लगे होते हैं। यानी कि फिरोजाबाद की हर गलियों में, हर जगह पे तुमको सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां दिखेगी। और यही चूड़ियां ठेलों पर इन गंदे मकान से शहर की उन गलियों में जाती है जहां औरतें इसे खींच कर ले जाती है। यहाँ पर ऑथर हमें ये बताना चाह रही हैं कि इन्हीं गंदे मकानों से ये चूड़ियां जो है ना शहर में जाती है और वहाँ खूबसूरत औरतें अपने हाथों में पहनती हैं इसे। ऑथर हमें ये एहसास दिलाना चाहती है कि जब हम किसी गरीब को देखते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वही गरीब इंसान हमारी डेली जरूरतों की चीजों को बनाता है। अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल की लैंप की लो फ्लेम लाइट्स पर लड़के लड़कियां अपने माताओं पिताओं के पास बैठे शीशे की रंगीन टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियां बनाते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश के अपेक्षा अंधेरों के अधिक अनुकूल हो पाती है। मतलब उन्हें नेचर की लाइट से ज्यादा अच्छी अंधेरी रूम में वो टिमटिमाती तेल की लाइट अच्छी लगती है, क्योंकि दिन रात उनको वहीं पर काम करना पड़ता है। और यही कारण है कि वहाँ बच्चे एडल्ट होने से पहले अपनी आंख की रोशनी खो देते हैं। फीके गुलाबी रंग के ड्रेस पहने सविता नाम की एक युवा एक बुजुर्ग महिला के पास बैठे शीशे की टुकड़े को जोड़ रही थी। किसी मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ फटाफट चल रहे थे और ऑथर उसे देखकर ये सोचने लगती है कि जिस चूड़ी को ये बना रही है क्या वो उसकी पवित्रता को जानती है। जिन्हें बनाने में वो सहायता कर रही है यह एक भारतीय महिला का सुहाग का प्रतीक है और विवाह में पवित्र माना जाता है। और इस चीज का पता उसे अचानक ही एक दिन लगेगा जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा, उसके हाथ लाल मेहंदी से रंगे होंगे और लाल चूड़ियां उनके हाथों की कलाई में चढ़ा दी जाएगी। तब वो दुल्हन बन जाएगी और उस दिन उसे इस चूड़ी का महत्व पता चलेगा, बिल्कुल अपने पास बैठी उस बुजुर्ग महिला की तरह जो काफी समय पहले ही दुल्हन बन गई है। चूड़ियां तो अब भी उस बुजुर्ग महिला की हाथों में है, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। देख रहे हो तुम लोग, उस बूढ़ी औरत की भी आंखों की रोशनी चली गई है और उस बच्ची सविता की भी आंखों की रोशनी एक दिन चली जाएगी। एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, प्रसन्नता से विंचित आवाज में वो बूढ़ी औरत कहती है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया था, यही है उसकी कमाई। दिन रात वो शहर की औरतों के लिए चूड़ियां बनाती है, लेकिन पेट भर खाना भी नहीं खा पाती। चूड़ियां बनाते बनाते अचानक ही उसे एक दिन चूड़ियां पहना दी जाती है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है और धीरे धीरे वो अपनी आंखों की रोशनी खो देती है। पूरा जीवन बीत गया और न तो वो भरपेट खाना खा पाई और न ही अपने परिवार के साथ शांति से जी सकी। यही है फिरोजाबाद की हर एक औरत की कहानी। लहराती हुई दाढ़ी वाला उसका बूढ़ा पिता कहता है, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अपने परिवार के रहने के लिए मकान बनवा दिया है। उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है जो बहुत से लोग अपने जीवन में नहीं पा सके हैं। अभी भी बहुत से लोगों के लिए वो सपना ही है। उसके सिर के ऊपर छत है, जो भारत में बहुत से गरीब लोगों के पास नहीं है। चूड़ी के धंधे चलाने के अलावा कोई और काम के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पेट भर भोजन न होने के रोने की हर घर में आवाज सुनाई देती है। नए युवक भी अपने बड़ों के रोने को दोहराते हैं। लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। यहाँ पर इन लोगों की गरीबी दिखाई दे रही है। पहले तो खाने के लिए कुछ नहीं था, अभी भी कुछ खाने के लिए नहीं है। मतलब आज से बहुत साल पहले उनके दादा दादी भूखे सोते थे, भूखे रोते थे, और अभी के जो नए युवक हैं वो भी भूखे रोते हैं। उनके पास भी भरपेट खाने के लिए कुछ नहीं है। ये है यार फिरोजाबाद की कहानी। ऑथर वहाँ के जो यंग लोग हैं ना, उनसे कहती है कि आप लोग मिलकर कोई संगठन क्यों नहीं बनाते हैं जिससे आप दलालों के चक्कर में ना पड़े और शहर में जाकर खुद ही चूड़ियां बेचे, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और आप अच्छा कमा सकेंगे। तो वो लोग बताते हैं कि अगर हम लोग संगठित भी हो जाते हैं, यानी कि एक साथ भी आ जाते हैं, तो पुलिस हमें ही पकड़ेगी, पीटेगी और किसी गैर कानूनी काम में हमें फंसा देगी। उन लोगों के बीच कोई लीडर नहीं है जो उनको सही डायरेक्शन दिखा सके, सही गाइड कर सके, जो अपने हक के लिए लड़ सके। कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें चीजों को अलग ढंग से सोचने में मदद कर सके। उनके पिता भी उन्हीं की तरह थके हुए हैं, हारे हुए हैं, पुलिस से डरते हैं, नेताओं से डरते हैं कि वो उनको किसी चीज में फंसाकर जेल में न भेज दे। जो दलाल है वो उनको धमकी देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तुमने साउथ की कई सारी ऐसी मूवीज देखी है जिसमें ऐसा होता है। वो लोग क्वाइल के अतिरिक्त एक ऐसी बात करते जाते हैं जो गरीबी से, घृणा से, लालच से और लालच से अन्य किसी और ले जाती है। उनकी बातों से मुझे दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं। एक परिवार का जो गरीबी में फंसा हुआ है, अपने जन्म की जाति की कलंक से दबा हुआ है, और दूसरा साहूकारों का, दलालों का, सिपाहियों का, कानून के रखवालों और सरकारी अफसरों का, नेताओं का।
जो इनकी कमाई के मजे लूट रहे हैं। इन सब ने मिलकर बच्चों के ऊपर वो बोझ डाल दिया है जिन्हें वो कभी भी उतार नहीं सकते हैं। कुछ चेतना जगाने से पहले ही अपने पिता की भांति इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कि यही हमारी जिंदगी है। इस जात में पैदा होने का मतलब ही है कि सिर्फ चूड़िया ही बनाओ और ऐसे ही मर जाओ। कुछ और करने का मतलब है हिम्मत, वो साहस जो वो कभी जुटा ही नहीं पा रहे हैं। जब मैं मुकेश के अंदर इसकी एक चिंगारी देखती हूँ तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। जहाँ हर लोग अपनी गरीबी को, अपनी मजबूरी को स्वीकार कर लिए हैं, वहीं मुकेश जो है ना वो कुछ डिफरेंट सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो गाड़ी चलाएगा। मुकेश एक चाइल्ड लेबर ही है, काम कर रहा है, लेकिन वहाँ के बच्चों से कुछ अलग सोच रहा है, कुछ डिफरेंट करना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वो इस बात को दोहराता है। वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा, पर गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल चला जाऊंगा, वो जिद करता है। क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना रखते हो? ऑथर उससे पूछती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता है। वो एकदम चुप हो जाता है। धरती की ओर देखते हुए वो धीरे से बुदबुदाता है, नहीं, वो उन कारों के सपनों से संतुष्ट हैं जिन्हें वो अपने शहर की गलियों में चलता हुआ, भागता हुआ देखता है। क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से जहाज बहुत कम उड़ते हैं। अगर फिरोजाबाद के ऊपर से जहाज उड़ते तो शायद मुकेश जैसा कोई और होता जो जहाज उड़ाने का भी सपना देखता। बस यार, यहीं पर तुम्हारा ये जो चैप्टर है ना, ये खत्म हो जाता है। हमने दो लड़कों की कहानी देखी, साहेब की और मुकेश की। साहेब एक ऐसा बंदा था जो अपनी लाइफ का राजा था। वो कूड़ा इकट्ठा करता था और अपने मन का मालिक था। लेकिन बेचारे को एक दिन जिम्मेदारी दी जाती है और उसके हाथ में चाय का जार थमा दिया जाता है। तभी से उसका बचपना छिन जाता है। वहीं दूसरी ओर मुकेश, जो चूड़ी फैक्ट्री में काम तो करता है, लेकिन उसका सपना है कि वो गाड़ी चलाना सीखे, वो कार ड्राइव करे। मुकेश अपने सपने को नहीं छोड़ता है। वो जिद करता है कि भले ही गैरेज मेरे घर से कितना भी दूर हो, मैं पैदल चला जाऊंगा। और ये हिम्मत, ये साहस फिरोजाबाद की गलियों में एक उम्मीद की तरह जगती है, जिससे हमारी ऑथर बहुत ही खुश हो जाती है। देखो यार, गरीबी हमारे देश में है और आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जो ना तो स्कूल जाते हैं और ना ही चप्पल पहनते हैं। उन्हीं में से हमें मुकेश जैसा बनना होगा। हमें एक सपना देखना होगा, एक उम्मीद रखनी होगी और उस पर काम करना पड़ेगा। अलग सोचोगे, अलग करोगे, तभी भेड़ चाल से बचोगे, वरना जैसी जिंदगी तुम्हारे परिवार ने काटी है वैसे ही काटते रह जाओगे। अगर तुम एक मिडिल क्लास, एक गरीब हो तो उसी गरीबी में दबे रह जाओगे। अगर उससे ऊपर उठना है तो कुछ करो, कुछ आगे बढ़ने के लिए करो। मैंने भी तुम लोगों के लिए कुछ सोचा है। मैं एक ऐप लाना चाह रहा हूँ, अपने वेबसाइट को रीडिजाइन करना चाह रहा हूँ, जिससे तुम एमसीक्यूज टेस्ट दे सको और इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाओ। खैर, अगर तुम्हें ये चैप्टर अभी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछो कि हाँ भाई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। अपने भाई के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। चलो, तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।